गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको अभिलेखों और सिक्कों के बारे में बताया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपसे एक प्रश्न करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो मैंने आपसे क्वेश्चन था मेरा, मैंने पिछली वीडियो में पूछा था। तो सिक्कों के अध्ययनों को क्या बोलते हैं? अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिए, अभी जाके देखिए, तभी समझ में आएगा। और आज हम बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता, कहाँ से वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, यहाँ के लोग कैसे थे, ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी थी, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। तो सर्वप्रथम बात ये आ जाती है कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कब से मानी जाती है। तो और सिंधु सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक विस्तार माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार 2500 BC से 1750 BC तक माना जाता है। जो BC होती है वो उल्टी चलती है। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी तिथियाँ हैं वो सब उल्टी चलती हैं BC में। तो इसका है जो 1750 तक है सिंधु सभ्यता का। उसके बाद लगभग 250 साल का गैप आया था। तो वो कुछ इसके कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि इसके बीच समय में क्या हुआ था। पता नहीं, कोई आपदा आ गई थी या कोई बाहरी आक्रमण हुए थे, ये इसका कोई कुछ पता नहीं है। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है 1500 BC से 600 BC तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, 1500 BC से 600 BC तक। और इसके जनक किसे बोलेंगे कि इसके जनक कौन है? तो इसके जनक जो हैं आर्यों को माना जाता है। आर्यों को, आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता शुरुआत की थी। आर्यों को माना जाता है इनका जनक। तो आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कौन थे, आर्य शब्द क्या था? तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो आप पूरे ध्यान से ध्यान केंद्रित करके वीडियो देखें। पूरा समझ में आने वाला है, कहीं छोड़ के मत जाइएगा वीडियो। अगर आप छोड़ के गए तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो देखें फुल। तो आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है आर्य शब्द का? और जो आर्य शब्द है ये कहाँ से है, क्या है इसे? आर्य कौन थे? तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। लिख लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, आर्यों के बारे में बता रहे हैं। आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। ये किसकी खोज में आए थे? तो ये चारागाह, जहाँ पशुओं को चराते हैं, तो उसके खोज में आए थे, चारागाह की। तो लिख लो, ये चारागाह की खोज में आए थे। कमेंट करते रहिए आप लोग। इन्हें क्या, इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। तो ये पूछा जाता है कहाँ से आए थे। तो पूछा जाए कहाँ से आए थे आर्य, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, यानी कि ईरान इराक की तरफ पड़ता है मध्य एशिया। और ये किसकी खोज में आए थे? तो चारागाह की खोज में आए थे। और इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगर आपको आर्यों के बारे में कुछ भी पता हो तो आप कमेंट करें। और इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, और जिसकी ये पूजा करते थे, लिख लीजिए, पशु, जो इनका प्रिय पशु था, प्रिय पशु, तो वो घोड़ा था। और जो पूजनीय, जिसकी पूजा करते थे, जिसे बहुत ज़्यादा पूजा माँ के समान मानते थे,
तो पूजनीय लिख लीजिए, पूजनीय। पूजनीय पशु कौन माना जाता है? पूजनीय पशु। तो पूजनीय पशु गाय को मानते थे। ये गाय घोड़े से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन घोड़े को प्रेम करते थे, ना कि पूजा करते थे। तो गाय की ये लोग पूजा करते थे, ठीक है। तो वेदों का और वेदों को जो है किसके नाम से जाना जाता है? ये वेदों की खोज की थी आर्यों ने। आर्य बताया जाता है कि जो वेद होते हैं, वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। खोज किसने की थी? आर्यों ने। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किसकी खोज में आए थे? तो चारागाह की खोज में आए थे। इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। इनका प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और इनका पूजनीय पशु कौन था? गाय। तो नोट करते रहिए आप लोग। चलिए रफ करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दिखाई दे रहा है सब कुछ? अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में बता दें हमें। सब कुछ यहाँ तक दिखाई दे रहा है? तो वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण थी, ठीक है। अगर पूछा जाता है वैदिक सभ्यता क्या थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मूल अंतर क्या है, तो मूल अंतर पूछा जाए तो यही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारी शहरी या नगरीय सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो लेखन कला है उसके आधार पर बताया गया कि वो नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, और इसमें बताया गया है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। वेद का अर्थ क्या होता है? जो वेद होते हैं, वेद, तो वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? काट दो। वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। किस नाम से है? और जो आर्य शब्द है, आर्य, जो आर्य शब्द है ये क्या इंगित करता है, यानी कि क्या दर्शाता है? जो आर्य शब्द है क्या दर्शाता है? तो ये कौन सा शब्द है? तो ये संस्कृत का शब्द है आर्य। जो आर्य शब्द है तो ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। जो आर्य शब्द है वो कौन सा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इनको और आर्यों को क्या क्या कहते हैं? तो ये श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, अपने आप में एक उत्तम व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, या भाषाई समूह में रहते थे। तो अभिजात या स्वतंत्र, ठीक है। भाषाई समूह, इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी, ठीक है। भाषाई संस्कृत। अभिजात्य, अभिजात या स्वतंत्र, अभिजात या स्वतंत्र। तो इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी जो भाषा थी संस्कृत थी। तो पूछा जाए अगर कि संस्कृत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कौन लेके आया था संस्कृत? तो संस्कृत जो थे आर्य लेके आए थे। तो इनकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है, ठीक है। नोट करते रहिए। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट कर दें। अगर आपको कुछ जानकारी हो, दिखाई दे रहा है? यहीं तक दिखाई दे रहा है? तो ठीक है। कॉल आ रही है किसी की? अच्छा। तो आर्य अगर पूछा जाए तो क्या थे? आर्य आक्रमणकारी आए थे। कहा जाता है कि ये आक्रमण के उधर से आए, तो ये आक्रमणकारी माने जाते हैं। आक्रमणकारी, यह आक्रमणकारी माने जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कराते हैं आर्यों के बारे में। क्या कहाँ आर्य जो वैदिक सभ्यता थी वो कितने काल में बटी थी, कितने भागों में? क्या रहा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मृद भांड के बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, जो मृद भांड मिले थे वैदिक सभ्यता में, मृद भांड कैसे थे? मृद भांड क्या होता है? मृद भांड मृद भांड क्या होते हैं? तो मृद भांड होते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे अभी घड़ा वगैरह, और मिट्टी के बर्तन जैसे गुल्लक होती है, और मिट्टी के सारे बर्तन होते हैं, डीबट वगैरह, और जो घड़ा होता है वो सब मिट्टी के होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन, मृद भांड बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन। पहले उन्हें मृद भांड बोलते थे। ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता थी ये कितने भागों में बटी थी? तो ये 2 भागों में बटी थी। तो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता तो अगर पूछा जाता है ये कितने भागों में बटी थी, तो ये 2 भागों में बटी थी। तो पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इन दोनों को पढ़ाएंगे हम अलग अलग। तो अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के ऊपर बनाएंगे। आ रही बात? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो मृदभांड मिले थे वो किस रंग के थे, कैसे थे? तो जो ऋग्वैदिक काल में थे वो गेरू वर्णीय, जो गेरू होता है रंग, तो इनका रंग लिख लीजिए गेरू वर्णीय। तो गेरू वर्णीय मृदभांड था। इनका कैसा रंग था? गेरू वर्णीय। गेरू कैसे कलर का होता है आपको पता होगा, आपने देखा होगा गेरू वर्णीय, यानी कि एक प्रकार थोड़ा थोड़ा लाल होता है। ठीक है, बिल्कुल लाल नहीं होता है, गेरू वर्णीय लाल टाइप होता है, आपने देखा होगा। जो गेरू होता है वो कई मतलब वैसे काम आता है, बर्तनों पे जो मिट्टी के होते हैं उन पे कलर करने के काम आता है। और उत्तर वैदिक काल में कैसे थे? तो उत्तर वैदिक काल में चित्रात्मक, इनका रंग कैसा था? चित्रात्मक एवं धूसर, धूसर मतलब कि थोड़ा थोड़ा नीला, धूसर हल्का नीला, ये बोल सकते हैं हल्का नीला, हल्का नीला आपने देखा होगा, उससे चित्रात्मक धूसर या हल्का नीला। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर बताते हैं कि कहाँ से उल्लेख मिलता है। जो अभिलेख है एशिया माइनर किसे कहा जाता है, तो नोट करते रहिए, हम पूरी वीडियो आपको एकदम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कराने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख, जहाँ से अभिलेख के बारे में बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल का कहाँ से क्या क्या मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, कौन से देवता का उल्लेख मिलता है, तो मैं वो आप सबको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं अभिलेख। सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख मिला था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताएं, या हाँ करके बताएं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो पहला अभिलेख कौन सा मिला था? बोगज कोई, कहाँ मिला था? बोगज कोई कहाँ मिला था? तुर्की में। तुर्की, इसे क्या बोला जाता है? इसे ही एशिया माइनर कहा जाता है, बताया था पीछे वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। एशिया माइनर कहा जाता है, ठीक है, एशिया माइनर कहा जाता है। अगर आपको
कुछ भी डाउट लगे या कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट कर दें, मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा और गलती सुधार लूँगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें बोगज कोई जो अभिलेख है जिसे एशिया माइनर कहा जाता है, इसमें कुछ देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन से देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो लिख लीजिए। इसमें जो है देवता, किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो देवता इंद्र देवता का मिलता है। इंद्र देवता बताया जाता है कि बारिश अगर इंद्र देवता को पूजते थे तो बारिश हो जाती थी। और यानी कि ऐसे मान लीजिए पहले जो था, जो हमारी मदद करता है या जो हमारी सहायता करता है, हम उसे ही जो है अपना भगवान मान लेते थे। गाय का दूध इतना शुद्ध माना जाता है कि जैसे अगर गाय का दूध पिलाया जाए तो बहुत सी बीमारियां जो है दूर हो जाती थी। तो उससे क्या है कि जो उसके दूध से जो उपचार से जो सही हो जाता था तो वो हमें सही कर देती थी, तो हम उसी को माता मानने लगे। और जो इंद्र देवता है, जैसे हमें फसल के लिए, किसी के लिए खेती में जो करते हैं उसके लिए जो है बारिश की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी ले आओ पीने के लिए। तो जो इंद्र देवता हैं जो बारिश करा देते हैं, पूछते हैं तो बारिश हो जाती है, तो हमने कुछ नहीं तो इन्हीं को इंद्र भगवान बना दिया। वरुण देवता हैं, ये कई सब देवताओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अग्नि का उल्लेख मिलता है, अग्नि देवता जो होते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग कि किस किस का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से देवता का। फिर आपको कराने वाले हैं हम कि आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ से प्रवेश किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है, चलो नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। कहाँ से आए थे मैंने अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले। तो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। पहला ही नोट, पहला पॉइंट होगा, चेक कर लीजिए। और नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स दे रहे हैं हम आपको, तो नोट्स बनाते रहिए। तो जो आर्य हैं, आर्य तो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया जो है छोटी तो है नहीं, तो मध्य एशिया में जो है कहाँ कहाँ से प्रवेश हुए थे, तो मध्य एशिया से जो है 2 जगह से आए थे। मध्य एशिया से 2 जगह से आए थे। कहाँ कहाँ से आए थे, तो एक तो बताया जाता है खैबर दर्रा, खैबर दर्रे से प्रवेश हुए थे, खैबर दर्रा। और दूसरा जो है ईरान के रास्ते, ईरान के रास्ते। तबीयत ठीक नहीं है तो गला सूख रहा है। नहीं रखे रहना। तो खैबर दर्रे में कहाँ से प्रवेश किया था, तो हिंदूकश पहाड़ी पे, हिंदूकश पहाड़ी से प्रवेश हुए थे। कहाँ से प्रवेश हुए तो खैबर दर्रे में, तो खैबर दर्रे में हिंदूकश पहाड़ी से प्रवेश हुए थे। तो बसे कहाँ पे थे, तो कहाँ पे बसे अगर पूछा जाता है, बसे कहाँ पे थे ये आकर, तो बसे थे सिंध प्रांत में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, सिंध प्रांत में आकर बसे थे, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला गया था, जो वहाँ से कहाँ, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान, ठीक है। सिंध प्रांत एक बहुत बड़ा, मतलब उस समय सिंध प्रांत जो अभी है पाकिस्तान की एरिया, जो पूरा पाकिस्तान पड़ता है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे करके पड़ता है पाकिस्तान, तो ये सारा जो एरिया है ये, तो ये सब कहाँ पे आ जाता है, सिंध प्रांत का आ जाता है, ठीक है, जो है। तो ये एरिया क्या है, पाकिस्तान का पड़ता है। तो इन दोनों, यहाँ पंजाब और ये अफगानिस्तान जो बसे थे, तो इन्हें क्या बोला गया था, तो इन्हें बोला गया था इंडो आर्य, इंडो आर्य, ठीक है। इंडो आर्य कहा गया था इन्हें, तो आप नोट कर लीजिए। और इधर कहाँ से आए थे, ईरान के रास्ते। तो इसमें धार्मिक ग्रंथ है जैन्य अवस्था, ईरान का, ठीक है। सिंध प्रांत है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। तो ईरान का एक जैन्य अवस्था एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ,
धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जैन अवस्था, जैन नहीं, जैन, जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता में उल्लेख मिलता है कि जो आर्य थे वो ईरान के रास्ते भी आए थे। और खैबर दर्रा से अगर पूछा जाए कहाँ से आए थे, तो हिंदूकुश पहाड़ी से आए थे। आकर बसे कहाँ थे? तो सिंध प्रांत में बसे थे। यानी कि सिंध प्रांत में पंजाब जो एरिया है पाकिस्तान का, वो सारा पंजाब में सिंध प्रांत के अंतर्गत आता था। तो जो अफगानिस्तान और पंजाब के जो आकर बसे थे, तो उन्हें क्या कहा गया? इंडो आर्य कहा गया। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करा रहे हैं। जो संस्कृत है वो कितने भागों में बटी हुई थी? तो वो आपको बता रहे हैं। जो संस्कृत है हमारा, संस्कृत भाषा, ये कितने भागों में बटी थी? तो ये पूछा जाए तो 2 भागों में बटी थी। तो पहला है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आपको बताने वाले हैं, इसमें क्या आता है। इसमें वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, और भी पढ़ा था वैदिक संस्कृत में। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं महाकाव्य, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। तो महाकाव्य कौन से हैं? तो महाभारत और रामायण। जो महाभारत और रामायण है, तो इनकी खोज किसने? आर्यों ने की थी। तो महाकाव्य के अंतर्गत 2 आते हैं, महाभारत और रामायण। ये लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। और वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या है? वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद आदि आते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए रब करते हैं। और इसमें एक और रह गया, आरण्यक, आरण्यक। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं आरण्यक। तो नोट कर लीजिए आप लोग। आरण्यक का मतलब क्या होता है? आरण्यक का मतलब एकांत समय में, यानी कि एकांत का मतलब एकांत कहाँ मिलेगा? वन में मिलेगा। तो जो वन में बैठ कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वन में ज्ञान प्राप्त एकांत में, तो उसे क्या बोलते हैं? आरण्यक बोलते हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसका होता है। और जो पुराण थे, पुराण, तो इसकी जो है खोज किसने की थी? पुराण किसने बनाए थे? तो लोमहर्ष और लोमहर्ष, और इनके पुत्र उग्रश्रवा, उग्रश्रवा ये पिता थे, ये इनका पुत्र था। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी, ये बनाए थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपका टाइम बच जाए, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दे सकें। क्योंकि एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस में जो तैयारी है पेपर में, वो पेपर आने वाले हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, लगे रहिए मेहनत से।
तो अब देखने वाले हैं हम महाकाव्य। महाकाव्य तो महाकाव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था। तो एक आता है महाभारत और दूसरा आता है रामायण। किसके अंतर्गत आता है? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। कौन कौन से काव्य आते हैं? कॉल आ रही है। महाकाव्य के अंतर्गत महाभारत और रामायण आती है। तो रामायण जो थी, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के इनके पूछा जाता है, इसके रचयिता। तो रामायण के रचयिता कौन माने जाते? तो महर्षि वाल्मीकि। अगर आपको पहले से पता हो या पता था तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि रामायण के जो है रचयिता कौन माने जाते हैं, ठीक है। और जो महर्षि वाल्मीकि थे, इनका नाम, बचपन का नाम क्या था इनके? बचपन का नाम। तो अगर पूछा जाए कि महर्षि वाल्मीकि का जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो रत्नाकर। ये बहुत बड़े डाकू थे। कौन थे? डाकू। रत्नाकर डाकू थे। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी अगर महर्षि वाल्मीकि के बारे में आपको बताएं तो रत्नाकर जैसे बहुत बड़े डाकू थे। आ रही है। और रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। इसमें कांड पूछे जाए तो कांड कितने हैं? 7। कांड की संख्या कितनी है? 7। वो आपको कराने में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाभारत के बाद, महाभारत जो है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले रामायण के बारे में पढ़ लें हमने। तो कांड देख लेते हैं। तो कांडों की संख्या कितनी है? 7। तो पहला कांड कौन सा है? बाल्यकांड। बाल्यकांड। दूसरा कौन सा है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तीसरा है आरण्यक कांड। अगर इन कांडों के बारे में आपको पहले से पता हो तो आप कमेंट कर दें, अगर नहीं पता है तो मैं आपको पूरे सब कुछ बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। नेक्स्ट है सुंदर कांड। अगर आपको ये पता था कि जो कांड हैं वो 7 होते हैं तो आप कमेंट कर दें, और अगर आपको इनके नाम याद हो तो आप कमेंट में कर दें। और नेक्स्ट आता है लंका कांड। लंका कांड। लंका कांड। और 7वां है उत्तरकांड। उत्तरकांड। ठीक है। तो कौन सा पहला है? बाल्यकांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है। तो इसमें जो सर्ग हैं, तो सर्ग इसमें सबसे बड़ा जो कांड है वो कौन सा माना गया है? तो आप सर्ग के आधार पे तो आपको सर्ग लिखवा दे रहे हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 77 सर्ग हैं। सर्ग। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। आरण्यक कांड में 75 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 75। बाल्यकांड में कितने सर्ग हैं? 77। और अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। आरण्यक कांड में 75 सर्ग हैं। और किष्किंधा में कितने हैं? किष्किंधा 67। तो 67 यानी कि 67 सर्ग हैं। और सुंदरकांड में कितने हैं? 68 सर्ग हैं। अगर आपको पहले से पता हो तो आप कमेंट कर दें। किष्किंधा कांड में कितने हैं? 67 सर्ग हैं। और सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं? 68 सर्ग हैं। ठीक है। और जो लंका कांड में, इसमें कितने सर्ग हैं? तो 128। 128 सर्ग हैं।
और उत्तरकांड में पूछा जाए कितनी है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तो उत्तरकांड में कितनी है, तो 111 सर्ग है। अब आपको इससे सर्गों से पता चल गया होगा, तो बताइए कि इसमें सबसे बड़ा सर्ग कौन सा लग रहा है। तो लंका कांड के 128 सर्ग हैं, तो ये सबसे बड़ा कांड माना गया है, ठीक है, सबसे बड़ा। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, इसकी 67 है, तो सबसे छोटा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। तो जिस समय रामायण लिखी गई थी उस समय जो रामायण में कितने श्लोक थे, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताइए। चलिए, रामायण में जिस समय बनी थी उस समय कितने श्लोक थे। तो रामायण में अगर रामायण में अगर श्लोक पूछा जाए जिस टाइम बनी थी उस टाइम कितने श्लोक थे, तो कितने श्लोक थे, 12,000 श्लोक थे, 12,000। और अगर वर्तमान श्लोक पूछे जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में दोगुने हो गए, 24,000। तो रामायण जिस उस समय से बनती चली आ रही थी, तो ये गुप्त काल में आकर पूरी हो गई थी। गुप्त काल में जो थी रामायण वो पूरी हो गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। रामायण के बारे में जिस समय बनी थी उस समय 12,000 थे, और वर्तमान में कितने हैं, 24,000 हैं। और गुप्त काल में ये पूरी हो गई थी, उस समय से बनते आ रही थी, तो इसका जो है गुप्त काल में आकर पूरी हो गई थी। इसका जो रामायण थी, इसका जो गद्य में रूप परिवर्तन किया था वो किसने किया था। तो इसका जो गद्य में रामायण थी, इसका गद्य में जो था अनुवाद किसने किया था, गद्य में परिवर्तन किसने किया था, गद्य में परिवर्तन। तो गद्य में अगर परिवर्तन पूछा जाए तो हेमचंद भट्टाचार्य ने किया था, हेमचंद भट्टाचार्य। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि यही फारसी में अनुवाद किसने किया था, अगर पूछा जाए किसने करवाया था, तो फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, अगर आपको पहले से पता हो तो कमेंट में बता दें। तो किसने करवाया, तो करवाया किसने था, अकबर ने। मुगल काल था उस समय करवाया किसने था, अकबर ने। और किया किसने था, अगर पूछा जाए कि किसने किया, तो किया था बदायूंनी ने, बदायूंनी। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको जो आर्य वैदिक सभ्यता का शुरुआत हम पूरा बेसिक से वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको नोट्स बना सके और आपके पेपर में एग्जाम में काम आ सकें। तो कैसी लगी वीडियो हमारी, तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बता दें। अगर वीडियो अच्छा लगे, सच में अच्छा लगे, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सक्सेस GS बाय चंद्रसेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट कल लेके आएंगे, तो उसका चलिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। तो सभी को जय हिंद।